कि हाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 का हमारा सेकंड चैप्टर जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम कल आपको बता चुके हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक यहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे क्या है वो सारे पार्ट। जैसे आपको बताया था कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि यहाँ पर टेस्टिस मेल ऑर्गन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और जो है इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेस्टिस के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट्स होंगी। एसेसरी डक्ट्स जो ऐसी नलिकाएं या ऐसे डक्ट हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स हैं जो यहाँ पर सीमेन को बनाने में हेल्प कर रही थी। कल आपको बताया था कि यहाँ पर जब स्पर्म बन चुके होंगे तो स्पर्म आगे की ओर बढ़ करके जब आते हैं तो यहाँ पर 3 ग्लैंड्स मिलती है, और उन 3 ग्लैंड्स का नाम जैसे सेंट्रल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 तरह की ग्लैंड्स थी। इन तीनों ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकलता है और वो सिक्रीशन मिक्स होकर के स्पर्म्स के साथ मिक्स होकर के सीमेन बनाता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाह्य जननांग होंगे। बाह्य जननांग जो शरीर पर बाहर की ओर उपस्थित होते हैं, जैसे यहाँ पर पेनिस, ग्लांस पेनिस और फोरिस्टिन, ये 3 पार्ट होंगे। अब हम यहाँ पर इससे पहले एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। तो एसेसरी डक्ट में रीटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा, ये तीनों चारों का सीक्वेंस हमने यहाँ पर देखा। पांचों यहाँ पर एसेसरी डक्ट का एक सीक्वेंस देखा और इस सीक्वेंस में ये सारी डक्ट कलेक्ट होकर के आगे की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, और वर्क करती हैं। टेस्टिस में यहाँ पर जो है क्या होगा, टेस्टिस जो सस्पेंड होता है, टेस्टिस जो स्थित होता है वो स्क्रोटम में होता है, क्योंकि स्क्रोटम का वर्क क्या होता है, स्क्रोटम जो है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्क्रोटम की वजह से टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा, और टेम्परेचर को कंट्रोल कितना किया जाता है, लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ये बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर रखता है, जो आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। जब हम टेस्टिस की टीएस को कट करते हैं तो इसमें कई सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं, और वो कक्षक यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल के नाम से जाने जाते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होंगी, तो लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं, और इन लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्पर्म्स को बना रही होंगी। इनके अंदर सर्टोली सेल्स होंगी और स्पर्म्स पाए जाएंगे। लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको हम बोलेंगे लेडिक सेल्स, जो कि एंड्रोजन हार्मोन का प्रोड्यूसन कर रही होंगी, और एंड्रोजन हार्मोन को ही हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे ओवरी है, ओवरी यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जा रहा है, यानी यहाँ पर जो है फीमेल बॉडी में जो प्राइमरी कैरेक्टर्स आएंगे जो कि सेक्स को इंडिकेट करेंगे, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के फॉर्म में ये बाय बर्थ बॉडी में पाया जाता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने के बाद डेवलप हो चुका होगा, और डेवलप होने के बाद में इसके थ्रू हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, एग्स रिलीज होंगे, और ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा। ओवरी ओवेरियन स्ट्रोमा नाम के लिक्विड को रखती है। जब ओवरी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रोमा नाम का एक जेलिक पार्ट पाया जा रहा है या लिक्विड पाया जा रहा है, जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रोमा मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी मैट्रिक्स पाया जाता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ओवरी में ओवेरियन स्ट्रोमा। क्लियर। फिर आगे हम बात करें एसेसरी डक्ट, यहाँ पर भी पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एसेसरी डक्ट का मतलब सहायक नलिका है। तो सहायक नलिका यहाँ पर कौन कौन सी है, ओविडक्ट है। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, हिंदी में इसको डिंब वाहिनी या फैलोपियन नलिका बोलते हैं। यूटेरस, वॉम्ब, कोक और गर्भाशय, ठीक, और वजाइना, इन तीनों का वर्क यहाँ पर क्या है, इन तीनों का ये सहायक भाग है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका तीनों का वर्क, जैसे ओविडक्ट है तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है। सेकंड वन यूटेरस में गर्भाशय में वॉम्ब को यूटेरस में फीटस को पाला जा रहा है, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड वेजाइना के थ्रू यहाँ पर जो है स्पर्म्स को आगे बढ़ाया जाता है, स्पर्म्स को यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक बढ़ाया जाता है, जो कि आगे फर्टिलाइजेशन करेगा। फिर आगे हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बात करें।
तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि फीमेल्स में जो एक्सटर्नल पार्ट्स पाए जाते हैं जैसे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा एंड क्लेटोरिस और हाइमेन, ये सारे के सारे पार्ट बॉडी में बाहर से देखे जा सकते हैं और उनको समझा जा सकता है। इन सभी पार्ट्स में जो हाइमन है, हाइमन एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जब वेजाइनल पाथवे की जब जो है प्रोटेक्शन करनी होती है, बैक्टीरियल प्रोटेक्शन या किसी भी तरीके का कोई बाहर का पैथोजन बाहरी एजेंट आसानी से पेनिट्रेट ना कर सके, तो इस एक झिल्ली के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है। और ये स्ट्रक्चर जो है कई बार स्पोर्ट्स में या जो है किसी घुड़सवारी या किसी भी तरीके से ये रैप्चर हो सकता है, ये पहले इंटरकोर्स में भी रैप्चर होता है। क्लिटोरिस बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जहाँ पर नर्व्स की एंट्री होती है, लेबिया माइनोरा और लेबिया माइनोरा मॉन्स प्यूबिस, ये तीनों पार्ट जो है बॉडी में वेजाइनल कैविटी टू एनस तक ये फैले होते हैं, पाए जाते हैं। फिर आगे यहाँ पर मैमरी ग्लैंड्स हैं, मैमरी ग्लैंड्स में यहाँ पर एल्वोलाई जो कि मिल्क का सेक्रेशन करेंगी, मैमरी डक्ट होंगी और लैक्टिफेरस डक्ट होंगी, यानी कि यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन किया जा रहा है। मिल्क का प्रोडक्शन करने के साथ साथ मिल्क को बच्चे को फीड कराने के पर्पज से मिल्क को बाहर भी लाना है, तो इसलिए यहाँ पर एल्वोलाई, जैसे हमारे लंग्स में एल्वोलाई पाए जा रहे थे, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ CO2 का ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पर एल्वोलाई जो पाए जा रहे हैं मिल्क ग्लैंड्स में, तो यहाँ पर मैमरी ग्लैंड में जो एल्वोलाई पाए जा रहे हैं इनमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क यहाँ पर स्टोर होगा थोड़े समय के लिए। आफ्टर दैट जब बच्चा फीड करेगा तो उस समय मिल्क इन्हीं एल्वोलाई से होता हुआ बाहर की ओर आ जाएगा। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आ जाएगी। तो गैमेटोजेनेसिस में हम देख पा रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है। गैमेटोजेनेसिस क्या है? गैमेटोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच स्पर्म्स और एग आर फॉर्म, यानी कि इस ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम स्पर्म यानी शुक्राणु या अंडाणु का उत्पादन करते हैं। तो अंडाणु शुक्राणु का जो उत्पादन है उसकी प्रक्रिया को हम, अंडाणु का जब उत्पादन होगा तो oogenesis, शुक्राणु का उत्पादन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा, यानी शुक्रजनन अंडजनन, शुक्रजनन शुक्राणु, अंडजनन अंडाणु। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होगा तो यहाँ पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रोसेस पाए जाने जैसे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटो जो गोनिया है ये स्टार्टिंग में 2n के फॉर्म में, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में, यानी पे जो सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम 46 होंगे। 2n लिखा हुआ है तो 2n का मींस है यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स कितने पाए जा रहे हैं? 46। अब इसमें सेल डिवीजन जो होगा वो कौन सा होगा? इसमें सेल डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू ये आगे की ओर कई सारे सेल्स को बनाएंगे, जो कि यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को लेंगे, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन यहाँ पर जब डिवीजन करती हैं तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज हो गया, यहाँ पर चेंज क्या हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनी हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो गया है, यानी कि नंबर ऑफ गुणसूत्र, जो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या पाई जा रही है वो अगुणित हो गई है, यानी n हो गई है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गई। और ये हैप्लॉइड हुई कैसे? डिवीजन हुआ यहाँ पर मियोसिस। कौन सा डिवीजन हुआ? मियोसिस डिवीजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलेंगे। पहले कौन सा हुआ? समसूत्री विभाजन, फिर उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो ये स्पर्मेटिड के नाम से ये सेल्स बोली जा रही हैं। यही सेल्स जो बनकर तैयार हुई हैं ये अब स्पर्मेटिड बोली जा रही हैं, और जब और डेवलप हो जाएंगे, मैच्योर क्या हो जाएंगे, आपने फेजेस भी तो पढ़े थे, पहला मल्टीप्लिकेटिव फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैच्योरेशन फेज पढ़ा था। तो यहाँ पर पहले नंबर पर मल्टीप्लिकेशन फेज चला, मल्टीप्लिकेशन के बाद स्पर्मेटिड जो बना ये ग्रोथ फेज में है, और ग्रोथ फेज के बाद ये जो लास्ट में स्पर्मेटोजोआ या जिसको स्पर्म बोल रहे हो ये मैच्योरेशन फेज है। मैच्योरेशन फेज में मैच्योर हो गया। क्लियर है इतनी बात? अभी आसान हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही oogenesis की होगा। oogenesis में जब हम आते हैं तो oogenesis में हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जस्ट लाइक oogenesis में भी यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और इसके बाद ग्राफेन फॉलिकल। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, आई थिंक ये फोटो जब आप फोन में देखेंगे ना, मैं इसको अभी भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, तो जब आप फोन में देखेंगे तो अच्छा सा दिखेगा। ठीक, oogonia जो थे स्टार्टिंग में ये 2n नंबर ऑफ सेल्स के साथ है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, यानी कि यहाँ पर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे होंगे? 46। oogonia में यहाँ पर जो है जब सेल डिवीजन हुआ तो यहाँ पर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte में फिर मियोसिस हुआ, और मियोसिस से यहाँ पर क्या बना? सेकेंडरी oocyte, जिसको ओवम बोला गया।
और ओवम आगे चल करके मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको स्टोर कर लिया जाता है और ये स्टोर किसमें होगा, तो एक झिल्ली का नाम है जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप होगा, डेवलप होकर के ग्रोथ फेज को कंप्लीट करके, वृद्धि अवस्था को कंप्लीट करके ये बाहर की ओर रैप्चर होगा। कब रैप्चर होगा, तो व्हेनेवर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से चल करके 14th डे आ जाएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे तो 14th डे आ चुका है, तो उस समय तक यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होकर के इस एग को बाहर की ओर रिलीज कर देगी। ग्रेफियन फॉलिकल पाई कहाँ पर जा रही है अजी, ओवरी में पाई जा रही है। कहाँ पे पाई जा रही है, ओवरी में। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम जाते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेजेस 1 to 5 का एक अलग फेज होगा, मेंस्ट्रुअल फेज जिसको बोलेंगे। फिर इसके बाद फॉलिकुलर फेज होगा जिसको प्लोरीफरेशन फेज भी बोलते हैं। प्लोरीफरेशन फेज जो स्टार्टिंग का फेज है, ठीक है। स्टार्टिंग का फेज कब है, तो जब यहाँ पर सेक्रेशन हो चुका, ब्लीडिंग हो चुकी है, और ब्लीडिंग होने के बाद 14th डे तक जो यहाँ पर प्रोलिफरेट हो रहा था, ग्रेफियन फॉलिकल बन रही थी, और ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर एग्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ग्रोथ हो रही थी। तो उस समय तक का जो पार्ट है, उस समय तक का जो टाइम है वो प्लोरीफरेशन टाइम बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकुलर फेज, फॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है, ग्रेफियन फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूल, क्लियर। तो फॉलिकुलर, फिर फॉलिकुलर के बाद ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज यानी LH सर, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ LH? एग्जैक्टली, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मींस हो गया कि जिस दिन ओव्यूलेशन होगा उस दिन LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक लेवल हो जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ओव्यूलेटरी फेज के समय यहाँ पर क्या होगा कि ओव्यूलेटरी फेज के समय यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल जो बनी हुई थी वो रैप्चर होगी, रैप्चर होकर के यहाँ पर उस दिन ओव्यूलेशन में एग बाहर आएगा ओव्यूलेशन के बाद। फिर उसके बाद ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज में वही सेक्रेटरी फेज आता है। ल्यूटियल फेज आ जाएगा, इसका मींस यहाँ पर ये हुआ कि एग तो रिलीज हो चुका है। अब एग रिलीज होने के बाद अभी यहाँ पर जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि ओवरी के अंदर और इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए उधर यूट्रस के अंदर कई सारे चेंजेस दिख रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ये जो ग्रेफियन फॉलिकल थी, अब ये कार्पस ल्यूटियम के नाम से बोली जाती है। तो कार्पस ल्यूटियम के थ्रू ये, अब कार्पस ल्यूटियम कुछ समय के बाद ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, तो टूटना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर ल्यूटियल फेज के थ्रू रखेंगे। तो ये यहाँ पर अलग अलग 4 फेजेस आएंगे जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत बोले जाएंगे। जहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जान चुके हैं कि यूट्रस की कौन सी लेयर का रैप्चर होता है। यूट्रस की कौन सी लेयर रैप्चर होती है? Which layer is ruptured in menstrual cycle? Perimetrium, mesometrium और endometrium? Endometrium. Which one? Endometrium. कौन सी लेयर? Endometrium. Endometrium नाम की परत का टूटना होता है। नेक्स्ट पार्ट इन केस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, और ओव्यूलेशन के बाद यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया। तो निषेचन होने पर क्या होगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, और प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी तो उस प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सो नाउ प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट में हम जानते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जो हुआ एम्पुलरी जंक्शन हुआ, एम्पुलरी पार्ट में हुआ। एम्पुला, एम्पुला कहाँ का पार्ट है? फैलोपियन ट्यूब का, एग्जैक्टली। तो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, एम्पुला और स्थमस के बीच में यहाँ पर, या एम्पुला में और स्थमस के पहले यहाँ पर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हुआ है, ये इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट से बन चुका होगा। तो उसके बाद ये यूट्रस की तरफ ट्रांसफर होगा, यूट्रस की तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण होना शुरू होगा, प्लेसेंटा का निर्माण होगा। फिर उसके बाद आफ्टर 9 मंथ, अच्छा 9 मंथ का यहाँ पर पीरियड बोला गया जेस्टेशन, यहाँ पर पीरियड दिख नहीं रहा है, जेस्टेशन लिखा हुआ है, GEST, जेस्टेशन। ओके, अभी अगली स्लाइड आ गई। फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ पे हुआ है? यूट्रस में हुआ, और उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण हुआ। प्लेसेंटा में आप देख पा रहे होंगे कि कोरियोनिक विली और हार्मोन्स का चेंजेस होगा। कोरियोनिक विली बन रही है, कोरियन, और कोरियन के बाद अंदर की ओर एम्नियन बनता है। कोरियन जो होगा, कोरियन की झिल्ली बन रही है, और इसके ऊपर की ओर, बाहर की ओर एम्नियन झिल्ली बन रही है। कोरियन प्लेसेंटा का निर्माण करेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण करेंगे, और एम्नियन एम्नियोटिक मेम्ब्रेन का निर्माण करेंगे, और इसके अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड पाया जा रहा होगा। हार्मोन्स यहाँ पर क्या काम कर रहे होंगे?
अगर आपसे पूछा जाता व्हिच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा भी हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? फर्स्ट वन इज HCG। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HCG? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL। नेक्स्ट रिलैक्सिन, रिलैक्सिन तो पूरा नाम है। HPL का क्या है? प्रोलैक्टिन, हाईली प्रोलैक्टिन हार्मोन, हाई प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन है यहाँ पे। प्रोलैक्टिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये तीन तरह के हार्मोन किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर उसके बाद जेस्टेशन लिखा हुआ है, जेस्टेशन कितने मंथ का है? 9 मंथ। जेस्टेशन को बोलते हैं गर्भकाल। गर्भकाल मतलब कितने समय तक के लिए यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में हो रहा है, माँ के गर्भ में कितने समय तक बच्चे का विकास होगा? तो 9 मंथ। फिर पार्चुरेशन है, पार्चुरेशन होने पर यहाँ पर उस देख रहे हैं कि चाइल्ड बर्थ हो रहा है और उसी टाइम पर ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन वर्क कर रहा है। रिलैक्सिन हार्मोन एक यहाँ पर रिलीज हो रहा था, रिलैक्सिन हार्मोन आप देख पा रहे हैं कि प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा था, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक हार्मोन और वर्क कर रहा है पार्चुरेशन के टाइम पर, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन फॉर स्क्वीजिंग ऑफ यूट्रस, इंटरनल यूट्रस मसल्स, यानी यूट्रस के जो मसल्स हैं उनको स्क्वीज करेगा, खिंचाव उत्पन्न करेगा। जैसे आप पके हुए आम को जब बाहर से आप दबाएंगे तो अंदर का जो पार्ट है, पल्प है, वो बाहर की ओर आ जाता है। ठीक इसी तरीके से ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्रस को स्क्वीज करेगा, यूट्रस को दबाएगा, स्क्वीज करेगा, और इसकी वजह से जो बच्चा है वो आसानी से जन्म ले सकेगा। और इसी समय वेजाइनल कैविटी जो है, वेजाइनल पाथवे, उस जगह पर पेन ना हो, उस जगह की मसल्स आसानी से एक्सपैंड हो सके, तो उसके लिए एक हार्मोन जो था उसका नाम रिलैक्सिन था, रिलैक्सिन हार्मोन भी रिलीज होगा। ठीक है, तो ये मदद करता है। फिर आगे लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन में यहाँ पर देखेंगे कि स्टार्टिंग के दिनों में जो प्रोटीन्स मिल रही होगी जिसकी वजह से माँ का मिल्क जो है हल्का येलो कलर का आ रहा था, तो वो कोलेस्ट्रम है, यानी स्टार्टिंग का जो मिल्क होगा उसको कोलेस्ट्रम बोलेंगे। जब तक माँ का पीला गाढ़ा दूध आ रहा है तो वो कोलेस्ट्रम नाम से बोला जा रहा है। ओके, लैक्टेशन। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अगली स्लाइड की तरफ। तो अगली स्लाइड हमारी आएगी कुछ इस तरह, जिसमें आप यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी ये बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी है जिसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। डेवलपमेंट जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यूट्रस में जेस्टेशनल चैम्बर यानी कि यहाँ पर जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए एक चैम्बर है। ठीक है, फिर वेजाइना एंड वल्वा या गेटवे, एक तरीके का गेटवे है किसी भी तरीके की एंट्री या एग्जिट के लिए। एंट्री के लिए यानी कि यहाँ पे से स्पर्म्स एंटर कर रहा है, एग्जिट के लिए तो जब सिक्रेशन हो रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन बाहर जा रहा था, तो ये गेटवे हो गया। कौन? वेजाइना एंड वल्वा। ऐसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का। मेल में यहाँ पर आप देखेंगे टेस्टिस जो कि स्पर्म और हार्मोन्स की एक फैक्ट्री, यानी कि ये यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और टेस्टिस स्पर्म और हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर यहाँ पर टेस्टिस के बाहर के जो पहली मोटी लेयर पाई जा रही है उसको एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर बताएंगे। तो एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस यहाँ पर स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है। फिर अगला है आप पेनिसाइनिवल्ट्रा जो कि डिलीवरी मैकेनिज्म है। डिलीवरी मैकेनिज्म यानी कि ये डिलीवर करेगा स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। ठीक, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड में आपने 3 ग्लैंड्स अभी पढ़ी थी। एक कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेट्रल। ये नाम भूलना नहीं है आपको, ठीक है, यही काम आपको टेस्ट में पूछे जाने हैं, और टेस्ट में अगर पूछे जाने तो आपको बताना है। क्लियर? सेमिनल वेसिकल जो कि फ्रक्टोज के लिए एनर्जी दे रहा है, प्रोस्टेट मिल्की फ्लूइड दे रहा है, बल्बोरेट्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन का काम कर रहा है। ये तीनों यहाँ पर अलग-अलग ग्लैंड अलग-अलग तरह का सिक्रेशन देंगे जो कि बेसिक नेचर भी प्रोड्यूस करेगा, और बेसिक नेचर प्रोड्यूस करके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचा देगा विद स्पर्म्स के साथ, शुक्राणु के साथ। फिर कह रहा है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रेगुलेशन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। गैमेटोजेनेसिस का मींस हुआ कि यहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमेट्स से बने तो गैमेट्स में आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ स्पर्म और एक तरफ एग बना। तो स्पर्म और एग ये यहाँ पर जब प्रोड्यूस हुए तो बहुत सारी संख्या थी। एग की तो संख्या एक थी, स्पर्म्स की संख्या बहुत सारी थी। तो इनमें से कई सारे स्पर्म्स एग के चारों तरफ पहुंचे, जिनमें से केवल एक ही स्पर्म रिस्पॉन्सिबल था जाइगोट बनाने के लिए। पहले तो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू जो है गैमेट्स आए, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ। फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या हुआ?
ब्लास्टोस जाइगोट, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला, गैस्ट्रुला, फेजेस अलग अलग थे और फिर उसके बाद प्लेसेंटा बनने के साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस में होगा। यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल भी हो रहे हैं। हार्मोनल कंट्रोल को हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है ब्रेन। ब्रेन कौन से हार्मोन यहाँ पर कंट्रोल, उस पर ब्रेन की कंट्रोल रहती है, जैसे एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच जो हार्मोन है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स जो कि दोबारा से एलएच हार्मोन लिखा हो, ये मेल एंड फीमेल दोनों बॉडी में यहाँ पर वर्क करेगा। इस पर कौन वर्क करेगा? ब्रेन वर्क करेगा। कह रहा है कि एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम ब्रेन वर्क अलोंगसाइड स्पेसिफिक हार्मोन्स टू रेगुलेट गैमेट प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन टाइमिंग। अब यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन की टाइमिंग, अब उसको कैसे मालूम है कि आज रिप्रोडक्शन से रिलेटेड गैमेटोजेनेसिस जब करनी है तो गैमेट का यहाँ पर सिक्रेशन करना है। गैमेट का सिक्रेशन यानी एग को बाहर निकालना है। तो एग को बाहर निकालने के लिए वो कैसे जानकारी कर लेता है, यहाँ पर ओवरी के पास कैसे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आज सिक्रेशन शुरू हुआ और आज से 14th डे, 15th डे या 13th डे पर एग को रिलीज करना है। तो ये जानकारी कैसे हुई? विद द हेल्प ऑफ हार्मोन यानी केमिकल सिग्नलिंग। और केमिकल सिग्नलिंग को कंट्रोल किसने किया? ब्रेन ने। किसने कंट्रोल किया? मस्तिष्क ने। मस्तिष्क के द्वारा यहाँ पर हार्मोन्स को प्रोड्यूस किया गया। हार्मोन्स यहाँ पर केमिकल सिग्नलिंग, रासायनिक संकेत का काम करेंगे। फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई बार आप देखते हैं कि हमारे जगत ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अलावा एनिमल्स दूसरे एनिमल्स में क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कराया जाता है। हमारी बॉडी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब कराया गया तो हम उसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग में क्या हुआ? एज इट इज दूसरा एक और व्यक्ति बन जाएगा जिसमें किसी भी तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी। यानी कि जैसा मेरे अंदर जीन्स हैं, जेनेटिक मेकअप जैसा भी है, एज इट इज वैसा ही दूसरे व्यक्ति में भी जेनेटिक मेकअप होगा। उसके अंदर कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और 2 गैमेट्स मेल और फीमेल से आते हैं। यानी माता पिता से बच्चे के अंदर कैरेक्टर आए, तो माता पिता से जो बच्चे के अंदर कैरेक्टर आए, तो यहाँ पर जो बच्चा है वो एग्जैक्टली माँ की तरह या एग्जैक्टली पिता की तरह नहीं होता है। कुछ सिम्टम्स आते हैं या कुछ कैरेक्टर्स आते हैं माँ के, या कुछ कैरेक्टर आते हैं पिता के। या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा माँ के कैरेक्टर्स आ गए, पिता के ना के बराबर है, या पिता के ज्यादा आ गए तो माँ की कम है। यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी पाई जा रही है, कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जा रही है और इसके साथ साथ उस बच्चे का विकास हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी क्लोनिंग अगर कराई जाती है, तो यहाँ पर अगर माँ की जैसे हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का रिक्वायरमेंट है, तो केवल माँ के सेल्स से भी जनरेट कर सकते थे या पिता के सेल्स से भी जनरेट कर सकते थे एक नए इंडिविजुअल को। तो अगर पिता की सेल्स को लेते तो बिल्कुल एग्जैक्टली पिता की तरह वो दिखाई देता, मॉर्फोलॉजी भी और जेनेटिकल मैचअप भी, जेनेटिकल जो भी इसमें जो भी कैरेक्टर्स थे वो भी। तो इसकी यहाँ पर इसके बारे में बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइवर्सिटी है जेनेटिकल, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सेम होंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोनिंग का एक पार्ट है। फिर रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट यहाँ पर बताया गया, वही आपको मालूम है कि रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट में जैसे गोनैड्स होते हैं, गोनैड्स में आप जो टेस्टिस और ओवरी, टेस्टिस किसमें पाए जा रहे हैं? मेल में, ओवरी फीमेल में पाई जाती है। गैमीट को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो गैमीट होंगे वो क्या बोले जाएंगे? स्पर्म और एग। फिर इसके बाद हार्मोन्स कौन से हैं? हार्मोन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। फिर प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो यहाँ पर टेस्टिस का या टेस्टोस्टेरोन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन है स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म को डिलीवर कराना। फिर इसके साथ साथ फीमेल में क्या है? तो एग का प्रोडक्शन, उसको यहाँ पर फर्टिलाइज कराना, फीटल का जेस्टेशन कराना। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आगे की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस, जो कि आपको यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। क्या होगा भाई? पढ़ाने नहीं देगा क्या? क्या कह रहा है? हाँ? चलो कोई नहीं, हम छोटा हमारे पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पर ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं ये प्रोसेस क्या चलेगी? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन, और एक तरफ प्रोसेस क्या दिखाई जा रही है? oogenesis यानी अंडजनन। अब यहाँ पर अभी जैसे आपको अभी आरेख में बता के आया हूँ, यहाँ पर फ्लो चार्ट में जो बता के आया हूँ, वहाँ पर बताया था कि पहले नंबर पर
मल्टीप्लिकेशन फेज था, फिर उसके बाद ग्रोथ फेज था, फिर मैच्योरेशन फेज था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि टेस्टिस के थ्रू यहाँ पर डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया है। डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉयड बोल रहा है, डिप्लॉयड नाम आते ही द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया। द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया जो है इसका मतलब यहाँ पर सूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 है। कितना है? 46। फिर इसके बाद ये आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इनके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है 4 हैप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया। यहाँ पर क्या बोला गया? हैप्लॉयड। तो हैप्लॉयड का मतलब यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हो गया। पहले नंबर पर माइटोसिस डिवीजन हो रहा था, फिर मियोसिस। पहले नंबर पर समसूत्री विभाजन हो रहा था और समसूत्री विभाजन के बाद अल्पसूत्री विभाजन हो गया। अल्पसूत्री विभाजन के बाद अब यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर हैप्लॉयड सेल्स बनी है इनमें अब ग्रोथ हो जाएगी और मैच्योर होंगे। तो मैच्योर होंगे तो उनको अब यहाँ पर क्या बोला जाएगा? स्पर्म्स, स्पर्मेटोगोनिया। अब जो स्पर्म्स बोले गए उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, एक्रोसोम को यहाँ पर बाद में दिखाया है, ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो एक्रोसोम एक्चुअल में ये टॉप पार्ट है, ठीक है, टॉप पार्ट एक्रोसोम कहलाएगा। और देखो टेल को ये आगे भी लेकर के आया है, तो ये मिसप्रिंट हो गई यहाँ पर डायग्राम में। यहाँ पर सबसे पहले एक्रोसोम है, एक्रोसोम के बाद यहाँ पर जो है टेल वाला पार्ट मिडिल पीस आएगा और मिडिल पीस के बाद जो पार्ट लास्ट वाला बचेगा उसको हम टेल पार्ट कहेंगे, ठीक है। टाइम कितना हो गया? होगा। इसके साथ यहाँ पर देखेंगे हार्मोन्स का रेगुलेशन भी कराया जा रहा है ब्रेन के थ्रू। हार्मोन्स का रेगुलेशन जो होगा यहाँ पर देखेंगे, हार्मोन्स का रेगुलेशन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। प्यूबर्टी स्टेज क्या कब आती है? आफ्टर 11 12 इयर्स के बाद। 11 12 के बाद आप जैसे टीन एज में एंटर करते हैं, टीन मतलब 13 टू 19 टीन, और जैसे 20 में पहुंचे तो टीन वर्ड चला गया। इसका मतलब टीन एज क्या है? टीन एज का मतलब 13 टू 19, वो टीन एज। आफ्टर दैट यू विल बी एडल्ट बायोलॉजिकली। अब एडल्ट हो गए बायोलॉजिकली, लेकिन आपको जो है एक पेपर वर्क में कहा जाता है आफ्टर 18 यू विल बी एडल्ट। पेपर वर्क में संविधान के रूप में अगर देखा जाए तो आप 18 के बाद एडल्ट हो गए, बट बायोलॉजिकली आपका नंबर ही सेट किया हुआ है 12 के बाद। 12 से पहले अभी तक आपकी बॉडी में कोई ऐसे चेंजेस नहीं थे जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन जैसे ही आप टीन एज में एंटर करते हैं दैट टाइम इज कॉल्ड प्यूबर्टी। टीन एज में एंटर होते ही आपने प्यूबर्टी में एंटर कर लिया। किशोरावस्था की अभी शुरुआत हो रही है। तो किशोरावस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ आ गए, चाइल्डहुड से प्यूबर्टी की तरफ आ गए। अब यहाँ पर बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो है फिलोसफर्स ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इसको एक वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये जो स्ट्रगलिंग पॉइंट, स्ट्रगलिंग फेज होता है, बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। एक बोलता है कि ये तूफान की अवस्था होती है। तूफान यानी कि इसका मतलब ये होगा कि बॉडी और बॉडी के साथ ब्रेन ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है सही से। ये समझ नहीं पा रहा है कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में चेंजेस की वजह से जो है यहाँ पर मेरे फंक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, जो मेरे क्रियाकलाप उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ये मेरे क्रियाकलापों में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉडी में अच्छे से समझ नहीं पा रहा है वो व्यक्ति, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो टीन एज में एंटर हुआ है और 19 ईयर्स तक जा रहा है। 19 ईयर्स क्या है? वो मैच्योर कंडीशन है, यानी कि एडल्टहुड में पहुंच चुका है। नाउ इट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। रिप्रोडक्टिव हेल्दी क्यों बोला गया? क्योंकि ये सोशियली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी हो चुका है और फिजिकली भी फिट हो चुका है, फिजिकली भी डेवलप हो चुका है। सो इट विल बी रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। तो आफ्टर 19 यानी एडल्टहुड में यहाँ पर प्यूबर्टी एज में एंटर हुआ। प्यूबर्टी एज में एंटर होने पर यहाँ पर कई सारे हार्मोन चेंजेस होंगे, जैसे GnRH हार्मोन, LH हार्मोन, FSH हार्मोन। इन सभी के रिलीजिंग से बॉडी में कई सारे और चेंजेस होंगे। अब इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। सबका सेंटर कौन है? सबका जो है कंट्रोल पॉइंट कौन है? ब्रेन यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ब्रेन में कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ब्रेन में नर्व सेल्स। नो, ब्रेन में कौन कंट्रोल कर रहा होगा? ब्रेन में कौन सी ग्लैंड कंट्रोल कर रही होगी? कौन सी ग्रंथि, कौन सी ग्लैंड? द ग्लैंड which is called master gland, the gland which is called glands of gland, pituitary gland के थ्रू यहाँ पर ब्रेन में सारी की सारी वर्किंग हो रही है, जो भी कंट्रोल की जा रही है। Now you will understand about oogenesis, female reproductive system। oogenesis में हम देखते हैं तो oogenesis में ओवरी में यहाँ पर एम्ब्रियोनिक इनिशिएशन हुआ। एम्ब्रियोनिक इनिशिएशन का मतलब हो गया यहाँ पर एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ पर डिप्लॉइड ओगोनिया है। डिप्लॉइड ओगोनिया है तो डिप्लॉइड ओगोनिया में आप यहाँ पर माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस फिर डिप्लॉइड से प्राइमरी डिप्लॉइड oocyte में बना।
डिप्लॉयड प्राइमरी साइड से फिर प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर मैच्योर ओवम, और मैच्योर ओवम जब हो जाएगा तब ओव्यूलेशन होगा। ग्राफियन फॉलिकल उसी एग के ऊपर जो है एक झिल्ली बनकर तैयार हो गई और वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी तो एग को रिलीज होगी। फिर माइटोसिस, फिर मियोसिस, आफ्टर दैट फॉलिकुलर मैच्योरेशन, और फॉलिकुलर मैच्योरेशन के बाद ये जो है बाहर आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे कोरोना रेडिएटा, जोनो पेलिसोडा इसके लेयर्स पाए जा रहे हैं और जो एग के लेयर्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं, जैसे क्रोमोसोम्स के बारे में बताया हुआ। ओवरी में क्रोमोसोम 23, टेस्टिस में भी 23। इन दोनों के मिलने पर क्या होगा 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यहाँ पर एक्रोसोम, मिडिल पीस और टेल, ये तीन पार्ट होते हैं किसके, स्पर्म के। एक्रोसोम सबसे आगे का पार्ट, मिडिल पीस जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, और टेल जो कि यहाँ पर मूवमेंट में हेल्प करेगी। फिर इसके बाद टी स्ट्रक्चर में यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या है, जोना पेलिसोडा और कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा बाहर की सरफेस का नाम है, कोरोना रेडिएटा अंदर की सरफेस है जिसमें न्यूक्लियस रखा होगा, क्रोमोसोम रखे होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड में फिर से एक फ्लो चार्ट है। उस फ्लो चार्ट के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा। ह्यूमन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ब्लास्टोसिस स्ट्रक्चर, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और हार्मोन चेंजेस के बारे में जानकारी करेंगे। इसके बारे में जब जानेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, जैसे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा यानी कि जैसे ही यहाँ पर जाइगोट बनेगा तो जाइगोट यहाँ पर क्लीवेज स्टेज में आएगा, और स्टेजेस कौन से होंगे, मोरोला और ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो ये कहाँ पर पहुँचता है, यूट्रस की तरफ। यूट्रस में आप यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो जाएगा। माइटोटिक लीजन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोम। अभी इतना ही रखें, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, और हो गया कितना हो गया